बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आसिफ इकबाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दू दान। आज जो हमारा लेक्चर है वो ख़त के हवाले से है, क्योंकि जमाती नाहम दाहम और कॉलेज लेवल पर अक्सर जो है ख़त का लिखना पेपर में आ जाता है या जो है ऑप्शन में दिया जाता है। तो ये ज़रूरी है कि हम सोचें और समझें कि वो कौन कौन से उसूल हैं कि जिसको हम अपनाएं और हम एक बेहतरीन ख़त जो है वो लिख सकते हैं। तो ख़त लिखने के क्या उसूल है और ख़त क्या होता है? ख़त जो है वो शख्सी जज्बात के इज़हार का तरीक़ा है। जब हम शख्सी जज्बात जो है उसका इज़हार करते हैं तो इसके लिए हम जो है ख़त लिखते हैं। ख़त को निस्फ़ मुलाक़ात भी कहा जाता है, यानी ख़त जो है वो निस्फ़ मुलाक़ात है। अच्छा, अब ख़त लिखने के क्या उसूल हैं, वो कौन कौन से उसूल हैं कि जिसको हम अपनाएंगे, अपने जहन में रखेंगे तो हम एक बेहतरीन ख़त जो है वो लिख सकते हैं। दाएं तरफ से थोड़ी सी खाली जगह छोड़ देना। जब हम ख़त शुरू करते हैं तो हम तो जगह का नाम लिखते हैं, जैसे कि अज़ सवात या अज़ शांगला, लेकिन जब हम इम्तिहान में लिखते हैं तो हम जो है अज़ इम्तिहानी मरकज़ या अज़ कमरे जुमात हम लिख देते हैं। तो उससे पहले हमने जो है थोड़ी सी खाली जगह जो है वो छोड़ देनी होती है। दूसरा उसूल क्या है कि इसी तरह दूसरी और चौथी सतर में भी खाली जगह छोड़ देना। फिर दूसरी जो है लकीर में भी हमने खाली जगह छोड़ देनी होती है और इतनी ही जगह छोड़ देनी होती है जितनी जगह हमने पहली लकीर में छोड़ दी है। और फिर चौथी सतर में जो है दोबारा जो है जगह खाली छोड़ देनी है। तीसरा उसूल है कि मुखातिब को देखकर उम्र, हैसियत और ओहदे के मुनासिबत से अल्फाज का इस्तेमाल, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम ख़त लिखते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि हम किस को ख़त लिख रहे हैं। हम अपने हम उम्र को लिख रहे हैं, हम अपने वालिद को लिख रहे हैं, हम जो है अपने से छोटे से लिख रहे हैं, या हम अपने दोस्त को लिख रहे हैं। तो उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उस हवाले से हम फ़िक्रों का इस्तेमाल करें, उस हवाले से जो है हम अलक़ाब वग़ैरह का इस्तेमाल करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो है हमारी ख़त जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। चौथा उसूल क्या है कि जब हम ख़त लिखते हैं तो सादा और मुख्तसर फ़िक़रात का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि जब हम ख़त लिखें तो हम सादा फ़िक़रों का इस्तेमाल करें और हम मुख्तसर फ़िक़रों का इस्तेमाल करें, यानी सादा और मुख्तसर फ़िक़रों का इस्तेमाल करके हम अपना ख़त जो है वो लिखें। पांचवा क्या उसूल है कि मुद्दा को हिस्सों में तकसीम करना। पांच उसूल ये हैं कि अमूमन ये होता है कि तलबा व तालिबात ये करते हैं कि ख़त लिख लेते हैं, फिर आखिरी जो है वस्सलाम या नाम दूसरी लकीर पर लिख लेते हैं। तो ये गलत तरीक़ा है, बल्कि आप मुद्दा जो आप बयान करना चाहते हैं, जिसके लिए आप ख़त लिख रहे हैं, उसको कम से कम पैराग्राफों में लिखिए, एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ। और अगर आपको लग रहा है कि अब जो है आखिरी हिस्सा मैंने लिखना है और आखिरी एक लकीर जो है वो खाली रह गई है, तो आप कोशिश करें कि अगला पैराग्राफ जो है वो भी इसके साथ शामिल करें। अच्छा, छठा उसूल क्या है? तहरीर के बजाय बयान या अंदाज़ इख्तियार करना, यानी ख़त जो है वो चुन के इसको निस्फ़ मुलाक़ात कहा गया है। तो आप यूँ करें कि तहरीर जो है उसके बजाय आप बयान या अंदाज़ इख्तियार करें कि आप यूँ करें कि जैसे आप किसी से वाकई में बात कर रहे हों, बल्कि वो तहरीर ना हो। अगर आपका ख़त कोई पढ़े तो उनको लगे कि कोई मुझसे जो है मुखातिब है। सातों उसूल क्या है कि घर से ख़त या घर को ख़त, यानी एक ख़त ये होता है कि आप घर से लिख रहे हैं तो इसमें अलग अलग चीज़ें आपने बतानी होती हैं, और एक जो है आप घर से ख़त लिख रहे हैं तो इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, और घर को जब आप ख़त लिखते हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। अच्छा, 8, जब आप घर से ख़त लिखते हैं बाहर को, अपने वालिद को या अपने भाई को या किसी और को, तो आप क्या करेंगे कि एक घर वालों की खैरियत से उनको आगाह करेंगे, चूँकि ख़त जो है वो घर से जा रहा है तो घर वालों की खैरियत से आगाह करना ज़रूरी होता है। अच्छा, अगर आप घर को ख़त लिख रहे हैं तो खैरियत फिर दरियाफ़्त करना होता है, तो फिर आप क्या करेंगे? घर वालों की खैरियत दरियाफ़्त करेंगे। अगर बाहर से लिख रहे हैं तो घर वालों की खैरियत दरियाफ़्त करना ज़रूरी है। अच्छा, ये वो तमाम उसूल है
کہ جس کو آپ اپنے نظر میں رکھیں گے اور اسی طرح جو ہے ان اصولوں کو آپ اپنائیں گے تو تب آپ ایک بہتر خط لکھ سکتے ہیں۔ یہ جگہ خالی چھوڑ دینی ہے، مخاطب کی عمر، حیثیت اور عہدے کے مناسبت سے الفاظ کا استعمال کرنا ہے، سادہ اور مختصر فقرات کا استعمال کرنا ہے، اپنے مدعا کو جو ہے حصوں میں تقسیم کرنا ہے، تحریر کے بجائے بیانیہ انداز اپنانا ہے، گھر والوں کی خیریت سے آگاہ کرنا ہے یا گھر والوں کی خیریت دریافت کرنا ہے۔ اچھا، اب خط کے کون کون سے اجزاء ہیں؟ خط کے 3 اجزاء ہیں۔ ایک پیشانی ہے جہاں سے آپ ابتدا کرتے ہیں، دوسرا کیا ہے؟ القاب و آداب، صحیح، اور تیسرا چوتھا ہے متن یا مدعا، یعنی جو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ خط لکھ رہے ہیں، اور آخری ہے اختتامیہ، صحیح۔ تو یہ 4 جو ہے یہ خط کے اجزاء ہے کہ پہلا پیشانی، پھر القاب و آداب، پھر متن یا مدعا، اور پھر اختتامیہ۔ اب دیکھیں یہاں یہ میں نے لکھا ہے امتحانی مرکز۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں تھوڑی سی خالی جگہ چھوڑ دی ہے، تو آپ بھی جب خط لکھیں گے تو یہ جگہ خالی چھوڑ دینا بہت ضروری ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں یہاں میں نے دوبارہ خالی جگہ چھوڑ دی ہیں، یہاں میں نے لکھا ہے 11 مارچ 2024۔ تو جب خط میں آپ تاریخ لکھتے ہیں تو صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے تاریخ کو ہندسوں میں اور مہینے کو لفظوں میں اور سال کو ہندسوں میں لکھ کے، اچھا پھر یہاں آ جاتا ہے اس لکیر میں۔ اب یہاں دیکھیں میں نے یہاں بیچ میں لکھا ہے محترم و معظم والد صاحب، صحیح۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ خط کس کو لکھ رہے ہیں، دوست کو لکھ رہے ہیں، والد کو لکھ رہے ہیں، بھائی کو لکھ رہے ہیں، کم عمر والے کو لکھ رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے جو ہے یہاں القاب و آداب کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں السلام علیکم، یہاں جتنی جگہ میں نے خالی چھوڑ دی ہیں اتنی ہی جگہ میں نے یہاں خالی چھوڑ دی ہیں۔ پھر یہاں دیکھیں میں نے یہ مدعا کے لیے یا متن کے لیے یہ جگہ چھوڑی ہیں، ایک پیراگراف ہے، پھر یہاں سے میں نے دوسرا پیراگراف شروع کیا ہے، یہاں میں نے لکھا ہے والسلام۔ تو یہاں ہم اپنا مدعا لکھیں گے، لیکن اس مدعا کو آپ یوں لکھیں کہ اس میں جو ہے آپ سادہ اور مختصر فقروں کا استعمال کریں، تاکہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں اور تو وہ بالکل صاف ہو، مختصر الفاظ میں ہو۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ جہاں مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک دا اللہ پامان، خدا و بازو سے۔